आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होगी जिसे हम हर दिन जीते हैं। अम हिंदी भाषा। पर क्या कभी सोचा है कि आज हम जो हिंदी इतनी आसानी से बोल पा रहे हैं, वहां तक पहुंचने में पूरे 6500 साल, माफ कीजिएगा, 3500 साल का लंबा सफर लगा है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक यात्रा रही है। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का आधार एक बहुत ही विशिष्ट सोर्स मटेरियल है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये चर्चा सिर्फ फैक्ट्स रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये देखने के लिए है कि कैसे एक भाषा इतने हजारों साल का सफर तय करती है। इसको समझने के लिए हमारा टीचिंग स्टाइल कैसा रहेगा आज? देखिए, श्रोताओं को इस विषय की गहराई तक ले जाने के लिए मैं बिल्कुल एक क्लासरूम टीचर की तरह हर स्लाइड और हर जानकारी को बहुत ही स्पष्ट, धीमी और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूं, ताकि हर किसी को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो है भाषा का परिवार और उसकी प्राचीन जड़ें। स्लाइड 1 से 4 तक चलते हैं। हाँ, तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी के भाषाई परिवार के बारे में। पहले मैं स्लाइड पर दिए गए बुलेट पॉइंट्स एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट है, भारोपिया परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। दूसरा पॉइंट, भारत में 73% लोग इस परिवार की भाषा बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट, हिंदी एक वियोगात्मक या विश्लेषित आकृति की भाषा है। अच्छा, तो अब इन पॉइंट्स का थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल। अब इस फिगर में दिखाया गया है एक विशाल पेड़ का चित्र। इस पेड़ की जो सबसे गहरी जड़ें हैं, वो भारूपिया यानी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार को दर्शाती हैं। फिर उस जड़ से एक शाखा निकलती है, जो है भारतीय ईरानी शाखा। और उसके ऊपर एक और शाखा आती है, भारतीय आर्य भाषा। और सबसे ऊपर नई पत्ती की तरह हमारी हिंदी खिली हुई है। फिगर से तो एकदम क्लियर हो रहा है, और मुझे इसमें दी गई मेमोरी ट्रिक बहुत पसंद आई। हाँ, ट्रिक बहुत सिंपल है। भारत प्लस यूरोप मिलकर बनता है भारोपीय। और भारत के 4 मेन भाषा परिवारों को याद रखने की एक और ट्रिक स्लाइड में है, BDAC, यानी बी से भारोपीय, डी से द्रविड़, ए से ऑस्ट्रिक और सी से चीनी तिब्बती। ये घटते हुए क्रम में है ना? हाँ, एकदम। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है, जो हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। भारत में 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। ये सीधा सवाल एग्जाम्स में आता है। अच्छा, एक बुलेट पॉइंट था वियोगात्मक या विश्लिष्ट आकृति। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, वियोगात्मक मतलब ऐसी भाषा जहां शब्दों और उनके कारक चिन्हों को अलग-अलग लिखा जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं राम ने। यहाँ राम अलग है और ने अलग है। जबकि संस्कृत एक संश्लिष्ट भाषा है, जहां दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे रामायण। तो हिंदी का वियोगात्मक होना इसको थोड़ा आसान और खुला बनाता है। समझ गए। अब भाषा को कालखंडों में बांटने की बात करते हैं। स्लाइड में 3 खंभों या पिलर्स का जिक्र है। हाँ, काल विभाजन इस फिगर में दिखाया गया है। 3 पिलर्स। पहला पिलर है प्राचीन आर्य भाषा। इसका समय है 1500 बीसी से 500 बीसी तक। इसको याद रखने की ट्रिक है 1500 से 500, यानी पूरे 1000 साल का वैदिक युग। दूसरा पिलर मध्यकालीन होगा। सही। दूसरा पिलर है मध्यकालीन आर्य भाषा, 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक। इसकी ट्रिक है भगवान बुद्ध के समय से लेकर 1000 ईस्वी तक का काल। और तीसरा पिलर है आधुनिक आर्य भाषा, जो 1000 एडी से शुरू होकर अब तक चल रहा है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट बनता है ना? बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट यह है कि हिंदी का मानक समय 1000 ईस्वी यानी 11वीं सदी माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि हिंदी का काल कब से शुरू हुआ, तो जवाब 1000 ईस्वी ही होगा। अब प्राचीन काल में वापस चलते हैं। वहां संस्कृत को 2 हिस्सों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक। इनमें क्या फर्क है? देखिए, वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी है। इसमें वेदों की रचना हुई। यास्क और पाणिनि ने इसे छंदस नाम दिया था। ये बहुत कड़ी नियम वाली भाषा थी। फिर लोगों को आसान भाषा चाहिए थी, तो लौकिक संस्कृत आई। लोक यानी आम जनता की भाषा। जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई। एकदम सही। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट आता है।
अगर पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी यानी ओरिजिनल मदर कौन है, तो उसका सही उत्तर संस्कृत है। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ये। आप स्लाइड 5 से 8 की तरफ बढ़ते हैं, जहां भाषा थोड़ा आगे बढ़ती है, मध्यकाल की तरफ। हाँ, इस स्लाइड में हम बात करेंगे मध्यकालीन भाषाओं यानी पाली और प्राकृत के बारे में। स्लाइड के बुलेट्स पढ़ लेता हूं। पहला, पाली भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा है। दूसरा, पाली को भारत की प्रथम देश भाषा यानी फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज माना जाता है। तीसरा, प्राकृत भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा है। और इस स्लाइड के चित्र क्या बता रहे हैं? इस फिगर में दिखाया गया है बौद्ध स्तूप और जैन मंदिर का चित्र। पाली जो है वो 500 बीसी से 1 एडी तक रही और इसमें बुद्ध ने उपदेश दिए। यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि पाली को भारत की प्रथम देश भाषा यानी फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज माना जाता है। छात्र अक्सर संस्कृत पर टिक कर देते हैं, पर सही जवाब पाली है। और 1 एडी से 500 एडी तक प्राकृत भाषा आई, जिसमें महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए। उसके बाद एक शब्द आता है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, अपभ्रंशा। इसका मतलब तो बिगड़ा हुआ रूप होता है ना? तो भाषा अचानक से बिगड़ कैसे गई? असल में अपभ्रंशा का शाब्दिक अर्थ जरूर पतन या बिगड़ा हुआ रूप है, पर भाषा विज्ञान में इसका मतलब है पुराने कठोर नियमों का टूटना। 500 एडी से 1000 एडी के बीच आम जनता ने शब्दों को अपनी सुविधा के अनुसार छोटा और आसान कर लिया था। पर इस बिगड़े हुए रूप में भी तो बहुत महान साहित्य लिखा गया है। बिल्कुल। यहां से एग्जाम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। स्वयंभू को अपभ्रंशा का वाल्मीकि कहा जाता है। उन्होंने पौमचर्यु नाम की रचना की थी। इसकी सिंपल सी ट्रिक याद रखिए। स्वयंभू यानी स्वयं ब्रह्मा, और ब्रह्मा यानी आदि कवि वाल्मीकि। वाह, ये ट्रिक तो दिमाग में बैठ गई। अब थोड़ा ज्योग्राफिकल स्प्रेड पर आते हैं, क्योंकि इस मटेरियल में एक नक्शा भी दिया हुआ है। हाँ, इस फिगर में दिखाया गया है भारत का नक्शा और उसमें अपभ्रंशा के अलग-अलग क्षेत्र। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, जो पश्चिम में है। इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकली हैं। ट्रिक है, शेर पश्चिम में है। और पूरब की तरफ? पूरब में मागधी अपभ्रंशा है। मगध यानी आज का बिहार। इससे बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असामिया निकली। और इन दोनों के बीच में है अर्धमागधी, जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इसकी ट्रिक है, आधा मगध बराबर पूर्वी हिंदी। पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं क्या? हाँ, एग्जाम अलर्ट है कि पहाड़ी हिंदी खास अपभ्रंशा से प्रभावित है। खास शब्द याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड भी तो था ना? सही कहा। 900 एडी से 1100 एडी के बीच का जो समय था, वो अवहट्टा का समय था। ये एकदम देसी भाषा थी। विद्यापति ने इसके बारे में एक बहुत मशहूर पंक्ति लिखी है, देसिल बयाना सब जन मिठा। मतलब देसी भाषा सबको मीठी लगती है। बाद में दामोदर पंडित ने इसे अवहट्टा नाम दिया और इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। ये हुई ना भाषा के जड़ों की पूरी कहानी। अब आते हैं स्लाइड 9 और 10 पर। ये जो शब्द है जिसे हम इतने गर्व से बोलते हैं हिंदी, इसका जन्म आखिर कहाँ और कैसे हुआ? इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। बुलेट्स देखें तो पहला, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु नदी से है। दूसरा, ये मूलतः एक फारसी या पर्शियन शब्द है। तीसरा, ईरानियों ने सा का उच्चारण हा किया, तो इसका मतलब ईरानी लोग जब भारत आए तो बोला। फिर उस जगह को हिंद बोला और हिंद में फारसी का ई प्रत्यय लग गया तो बन गया हिंदी, यानी हिंद की भाषा। यहां बड़ा एग्जाम अलर्ट यही है कि हिंदी शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि हमारी भाषा का नाम हमें बाहर से मिला। अच्छा, क्या हिंदी सिर्फ एक भाषा है या इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है? इस फिगर में दिखाया गया है एक खिला हुआ कमल का फूल। इस फूल को देखकर समझ आता है कि हिंदी कोई एक अकेली भाषा नहीं, बल्कि 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों का एक पूरा समूह है। इसको याद रखने की कोई आसान ट्रिक है क्या? बहुत आसान। अपने हाथ को देखिए। हाथ की 5 उंगलियां दर्शाती हैं 5 उपभाषाएं, और उन उंगलियों पर जो 17 रेखाएं या पोर हैं, वो हैं 17 बोलियां। एग्जाम अलर्ट, हिंदी क्षेत्र की 17 बोलियां मानी जाती हैं। एसएससी और यूपीएसआई में ये बार बार पूछा जाता है। अब अगर इन बोलियों के साहित्य की बात करें, जिसका जिक्र स्लाइड 11 से 14 में है, मध्यकाल में तो ब्रज भाषा और अवधी का ही दबदबा था ना? इस स्लाइड में हम बात करेंगे मध्यकाल के साहित्य और खड़ी बोली के उदय की। बुलेट्स हैं, ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति की भाषा थी।
और अवधि सूफी और राम काव्य की। डिटेल में देखें तो ब्रज भाषा का वो स्वर्ण युग था। सूरदास, रसखान, मीराबाई, इन सब ने ब्रज में लिखा। सूरदास जी से जुड़ा एक एग्जाम फैक्ट भी है स्लाइड में। हाँ, एग्जाम अलर्ट ये है कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है और बंगाल में ब्रज को ब्रजबुली नाम से जाना गया। वहीं अगर अवधि की बात करें तो उसके दो रूप थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी ठेठ ग्रामीण अवधि में, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी संस्कृत निष्ठ अवधि में। अवधि को शायद किसी और नाम से भी जानते हैं। इसे बाईसवादी भी कहते हैं। और एक एग्जाम अलर्ट है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन जो 1370 ईस्वी में लिखी गई, वो अवधि की पहली कृति मानी जाती है। ब्रज और अवधि का किस्सा तो बहुत पुराना और समृद्ध है, पर आज हम जो बोल रहे हैं वो तो खड़ी बोली है। इसका श्री गणेश कैसे हुआ? इस फिगर में दिखाया गया है सितार का चित्र। आदिकाल में आमिर खुसरो थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में पहेलियां लिखनी शुरू की थी। उन्होंने अपनी भाषा को हिंदवी कहा था। इसे कौरवी और दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी भी कहा गया। लेकिन ये खड़ी बोली अचानक से इतनी फेमस कैसे हो गई मॉडर्न आते आते? 19वीं सदी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, प्रिंटिंग प्रेस। इस फिगर में छपाखाने का चित्र है। जब अंग्रेज आए और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की तो उन्हें कानून और प्रशासन के काम के लिए गद्य यानी प्रोज की जरूरत पड़ी। और कविताओं में तो नोटिस नहीं निकाल सकते। सही पकड़ा आपने। ब्रज और अवधि कवितामयी भाषाएं थीं, इसलिए गद्य के लिए खड़ी बोली को चुना गया। एग्जाम अलर्ट ये है कि साहित्यिक हिंदी यानी खड़ी बोली का विकास 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज से बहुत तेज हुआ। उन्होंने गद्य की किताबें छपवाईं और खड़ी बोली पिछली सारी भाषाओं की जगह लेकर एस्टैब्लिश्ड हो गई। ये सच में भाषा के सफर की एक बहुत ही लॉजिक से भरी और क्लियर पिक्चर थी। अब हम अपने डीप डाइव के एंड की तरफ हैं। क्या हम इस पूरे सफर का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जैसा कि आपने शुरू में वादा किया था? बिल्कुल। इस आखिरी फिगर में दिखाया गया है एक सीढ़ियों का चित्र। इन सीढ़ियों से हम पूरा क्रम इजीली याद रख सकते हैं। सबसे पहली और निचली सीढ़ी है संस्कृत 1500 बीसी। यहां से निकली दूसरी सीढ़ी पाली 500 बीसी, जो प्रथम देश भाषा थी। तीसरी सीढ़ी प्राकृत 1 एडी। चौथी सीढ़ी है अपभ्रंशा 500 एडी। इसके बाद अवाहटा का ट्रांजिशन आया और सबसे ऊपर पांचवी सीढ़ी है प्राचीन हिंदी 1100 एडी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को क्या फोकस करना चाहिए? रेलवे, एसएससी या यूपीएसआई की तैयारी करने वालों को याद रखना चाहिए कि डायरेक्ट सवाल आते हैं इनक्रोमोलॉजीज से। जैसे अपभ्रंशा का वाल्मीकि कौन है? उत्तर है स्वयंभू। प्रथम देश भाषा कौन सी है? उत्तर है पाली। या फिर हिंदी की 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों की डिटेल्स। अगर आपने ये फिगर्स और ट्रिक्स दिमाग में रखे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये रिवीजन और एग्जाम स्ट्रैटेजी सच में बहुत हेल्पफुल थी। हर फिगर और ट्रिक को आपने बहुत नेचुरली समझा दिया। अब आखिर में अपने सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस और अंग्रेज़ों की ज़रूरतों ने गद्य को जन्म दिया और खड़ी बोली को पूरे देश पर स्थापित कर दिया। एक तकनीक ने भाषा का रूप बदल दिया। तो ज़रा सोचिए, आज के इस तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में आने वाले 100 सालों में हिंदी का स्वरूप कैसा होगा? क्या हमारी छोटी-छोटी चैट्स और जल्दी-जल्दी लिखने की आदत हमें एक नए आधुनिक अपभ्रंश की ओर ले जा रही है? क्या हिंदी एक बार फिर से टूट-फूट कर कोई नया और आसान रूप लेने वाली है? इस सोच पर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। भाषा पढ़ते रहिए और इसे जीते रहिए। इस विशेष गहन चर्चा में यानी द डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ आज के इस विषय के लिए। जी, मैं भी, और सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा सच में बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो एक विशेष स्लाइड डेक है, और ये डेक हिंदी भाषा और विशेष रूप से जो खड़ी बोली है उसके ऐतिहासिक सफर पर गहराई से प्रकाश डालता है। हाँ, और जो भी विद्यार्थी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे, उत्पुलिस या किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो एकदम क्या कहते हैं उसे, गोल्ड माइन है। हाँ, एक क्लासरूम मास्टर क्लास की तरह। बिल्कुल। और आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास की किताबें पढ़ना नहीं है। हम परीक्षा के नजरिए से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रखने की जो मेमोरी ट्रिक्स होती हैं, उन पर पूरा फोकस करेंगे। बोली जिसे लोग सिर्फ बाजारों में खरीद फरोख्त के लिए बोलते थे, उसने
इतना लंबा साहित्यिक संघर्ष कैसे किया? और अंत में वही आम बोली एक पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा बन गई। ये सच में एक बहुत ही शानदार कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास और खड़ी बोली के सफर के बारे में। जी। इसमें जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला, आधुनिक काल का संघर्ष, ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली। दूसरा, 19वीं सदी की स्थिति, कविता की भाषा ब्रज थी और गद्य खड़ी बोली में। और तीसरा, 20वीं सदी की स्थिति, पूर्ण कब्जा गद्य और पद्य दोनों पर। तो यहाँ मतलब पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि सदियों से जिस ब्रजभाषा का एक छत्र राज था, उसे अचानक से आधुनिक काल में चुनौती क्यों मिलने लगी? क्या समाज की सोच बदल रही थी? देखिए, ये बहुत ही सटीक सवाल है। इसे समझने के लिए ना हमें उस दौर की उस समय की मानसिकता को देखना होगा। अच्छा। एक समय था जब ये माना जाता था कि अगर भक्ति करनी है या प्रेम की कविता लिखनी है तो वो सिर्फ ब्रजभाषा में ही मीठी लगेगी। हाँ, वो मीठापन। बिल्कुल। ब्रजभाषा एक स्थापित महारानी की तरह थी। लेकिन जब 19वीं सदी आई तो समाज में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था। नए नए प्रेस और अखबार आ रहे थे। जी। अब लोगों को सिर्फ कविताएं नहीं गानी थी, उन्हें खबरें पढ़नी थीं, निबंध लिखने थे, अपनी बातें कहानियों के रूप में बतानी थीं। और यहाँ एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? ब्रजभाषा गद्य यानी लंबे पैराग्राफ लिखने के लिए उतनी उपयुक्त नहीं थी और यहीं से बंटवारा शुरू हो गया। अच्छा, यानी 19वीं सदी का बंटवारा। हाँ, 19वीं सदी में एक अजीब सी स्थिति बन गई। अगर कहानी या लेख लिखना है तो वो आम बोलचाल की खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। लेकिन जैसे ही कविता रचने की बारी आती तो कवि वापस ब्रजभाषा की शरण में चले जाते थे। तो आधी आधी बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए। 20वीं सदी आते आते खड़ी बोली ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। उसने गद्य के साथ साथ पद्य यानी कविता पर भी अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। तो मेमोरी लॉजिक के हिसाब से विद्यार्थी इसे कैसे याद रखें? बहुत आसान है। 19वीं सदी का मतलब है आधा आधा बंटवारा, कविता ब्रज में, गद्य खड़ी बोली में। और 20वीं सदी का मतलब है खड़ी बोली का पूर्ण कब्जा। और यहाँ से कोई प्रश्न बनता है एग्जाम्स में? जी हाँ, यहाँ पहला बड़ा एग्जाम अलर्ट है। सीधा सवाल आता है कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा कब बनी? तो विद्यार्थियों का उत्तर होना चाहिए 20वीं शताब्दी के आते आते। चलिए, ये तो बहुत ही तार्किक विकास क्रम लगता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जहाँ से इस खड़ी बोली गद्य की संस्थागत शुरुआत हुई। जी बिल्कुल। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतेंदु पूर्व युग और प्रारंभिक स्तंभों के बारे में। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज और 4 प्रमुख लेखकों के नाम हैं। मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ती हूँ। जरूर। सदा सुखलाल सुखसागर, इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर और सदल मिश्रा नासिकेतोपाख्यान। बाप रे, इतने सारे नाम और रचनाएं देखते ही लगता है कि परीक्षा भवन के दबाव में इनको याद रख पाना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा। इनको याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, परीक्षा का दबाव तो होता ही है। इसीलिए हमें मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चारों नाम ना हिंदी गद्य के इतिहास के 4 सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। मैचिंग वाले प्रश्न अक्सर यहीं से बनते हैं। अच्छा, तो ट्रिक्स क्या है इनके लिए? ध्यान से सुनिए। पहला नाम है सदा सुखलाल। इनके नाम में ही सुख छुपा है, तो इनकी रचना कौन सी होगी? सुखसागर। बिल्कुल, सुखसागर। दूसरा नाम इंशा अल्लाह खान। अब इसको ऐसे याद रखिए कि इंशा ने रानी की कहानी सुनाई, तो रचना बनी रानी केतकी की कहानी। हाँ, ये आसान है। तीसरा नाम है लल्लू लाल। छवि ऐसी बनाइए कि लल्लू प्रेम के सागर में डूब गया, तो रचना क्या हुई? प्रेम सागर। लल्लू प्रेम के सागर में डूब गया, ये तो कभी नहीं भूलेगा। हमने आते हैं ना तो ये तुरंत क्लिक करती हैं। सच में बहुत कारगर तरीका है ये। इसी स्लाइड में मैं देख रही हूँ एक और बहुत बड़ा नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। हाँ, ये नाम रेलवे और एसएससी के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। वो कैसे? देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ था। असल में जो नए ब्रिटिश अधिकारी लंदन से आते थे, उन्हें भारत का राजकाज चलाने के लिए आम जनता की भाषा सीखनी पड़ती थी। तो इस कॉलेज में उन्हें भाषा सिखाई जाती थी? जी हाँ, और अंग्रेजों को हिंदी और उर्दू सिखाने के लिए वहां भाषा मुंशी रखे गए थे। हाँ।
परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि इन चारों लेखकों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। अच्छा। इसका उत्तर है लल्लूलाल और सदल मिश्रा। इसे सभी प्रतियोगी बिल्कुल कंठस्थ कर लें, यानी दिमाग में छाप लें। लल्लूलाल और सदल मिश्रा मुंशी थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं जहां भाषा को एक नया संकट झेलना पड़ा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1850 से 1900 के बीच के भाषा विवाद और भारतेंदु युग के बारे में। हम्म। बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। 2 सीमांत राजा, शिव प्रसाद जिनकी भाषा उर्दू मिश्रित थी, बनाम राजा लक्ष्मण सिंह जिनकी भाषा विशुद्ध संस्कृत थी, भारतेंदु का मध्यम मार्ग, हिंदी नई चाल में ढाली, कालचक्र 1873 और अंत में भारतेंदु मंडल। जी। ये 2 सीमांत वाली स्थिति क्या थी? ऐसा लग रहा है जैसे भाषा को 2 तरफ खींचने की कोशिश हो रही थी। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। ये एक बहुत भयानक वैचारिक युद्ध चल रहा था हिंदी के लिए। एक तरफ थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उनका पूरा जोर था कि भाषा में उर्दू और फारसी के शब्द ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी भाषा ही अदालतों और बाजारों तक आसानी से पहुंच सकती है। हाँ, व्यवहारिक थी वो। और दूसरी तरफ थे राजा लक्ष्मण सिंह। उनका नजरिया एकदम उल्टा था। उन्होंने कहा, नहीं, हिंदी तो विदेशी शब्दों से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए। इसमें बस विशुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्द होने चाहिए। ओह, तो एकदम शुद्ध संस्कृत वाली हिंदी। जी। और यही संकट था। भाषा अगर शिवप्रसाद की दिशा में जाती तो अपना अस्तित्व खो देती, और लक्ष्मण सिंह की दिशा में जाती तो आम जनता के सर के ऊपर से निकल जाती। मतलब बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल। तभी भाषा के इस मंच पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। उन्होंने इस खतरे को भांपा। उन्होंने कहा, रुको, ना तो भाषा उतनी उर्दू वाली हो और ना ही इतनी संस्कृत वाली कि कोई समझ ही ना पाए। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। और इस ट्रिक को याद रखने के लिए विद्यार्थी ये सोच सकते हैं कि शिव यानी आम उर्दू वाली भाषा और लक्ष्मण यानी शुद्ध संस्कृत। एकदम सही ट्रिक पकड़ी आपने। और भारतेंदु अकेले नहीं थे। उन्हें पता था भाषा बदलना किसी एक का काम नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी तरह सोचने वाले कई बेहतरीन लेखकों की एक फोर्स तैयार की। और उस फोर्स को ही भारतेंदु मंडल कहा गया, राइट? बिल्कुल सही। और यही हमारा अगला सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। बताइए। स्लाइड में कथन लिखा है, हिंदी नई चाल में ढाली। प्रश्न पत्र में सीधा यही लाइन दे दी जाती है और पूछते हैं, ये किसने कहा और कब कहा। अच्छा। तो इसका उत्तर है, ये ऐतिहासिक वाक्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और उन्होंने 1873 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कालचक्र में ये बात लिखी थी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था हिंदी के लिए। बिल्कुल। इसने तय कर दिया कि अब हिंदी किसी विवाद में नहीं फंसेगी, बल्कि अपना एक आधुनिक रूप लेगी। बहुत खूब। हम्म। अब भाषा ने अपना रास्ता तो चुन लिया, लेकिन अगला कदम उसे अनुशासन में लाने का था। हम्म। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1900 से 1920 के द्विवेदी युग और परिष्कार काल के बारे में। अगला पड़ाव। स्लाइड के पॉइंट्स इस प्रकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका, व्याकरण की अशुद्धियों को दूर कर भाषा का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, और पूर्ण प्रतिष्ठा, ब्रजभाषा का पूरी तरह बोली बन जाना। जी, ये मानकीकरण या परिष्कार का मतलब क्या था यहाँ? क्या पिछले लेखक बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे? देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, पर उसको एक ऐसे समझिए जैसे भाषा एक स्कूल का बच्चा हो। भारतेंदु युग में उसने चलना तो सीख लिया था, पर अभी लड़खड़ाता था। मतलब कोई पक्का नियम नहीं था। वही बात है। एक ही शब्द को लोग 3 अलग-अलग स्पेलिंग से लिखते थे। व्याकरण का कोई रूल नहीं मानता था। फिर 1903 में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और मैं उन्हें हमेशा एक बहुत ही सख्त हेडमास्टर कहता हूँ। सख्त हेडमास्टर, ये काफी Step इंटरेस्टिंग उपमा है। हाँ, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक की कुर्सी संभाली। उनके पास जो भी रचना आती थी, अगर उसमें व्याकरण की गलती होती तो वो लाल स्याही से ठीक करके वापस भेज देते थे। बाप रे। उन्होंने सभी लेखकों को मजबूर कर दिया कि वो व्याकरण के नियमों का सख्ती से पालन करें, और इसी प्रोसेस को, इसी सुधार को हिंदी में परिष्कार या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। और इस स्ट्रिक्टनेस से ब्रजभाषा अब मुख्यधारा से बाहर हो गई। बिल्कुल। खड़ी बोली का नियमीकरण इतना मजबूत हो गया कि ब्रज अब बस मथुरा, आगरा आदि क्षेत्रों की बोली बनकर रह गई। यहाँ विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए 1 वर्ष रटना होगा। और वो वर्ष कौन सा है? 1903। प्रश्न आएगा कि सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने कब संभाला? उत्तर है 1903 ईस्वी में। तो ट्रिक हुई, 1903 में हेडमास्टर द्विवेदी ने कमान संभाली। एकदम सटीक। अच्छा,
इसके बाद एक शिकायत आने लगी कि भाषा बहुत ड्राई हो गई है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1918 से 1936 के छायावाद युग के बारे में। जी, एक बेहद खूबसूरत युग। स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स हैं 4 प्रमुख स्तंभ, लाक्षणिकता यानी सिंबलिज्म और खड़ी बोली की सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने की क्षमता। जैसा कि आपने हेडमास्टर की उपमा दी, उस हिसाब से भाषा कठोर हो गई थी। तो इस नए युग में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसने उसे बदल दिया? देखिए, अनुशासन ने भाषा को शुद्ध जरूर किया, पर लेखकों को लगने लगा कि खड़ी बोली काफी नीरस हो गई है। उसमें वो मिठास नहीं रही जो ब्रज भाषा की प्रेम कविताओं में हुआ करती थी। वही भावनात्मक कनेक्शन गायब था। बिल्कुल। तब 4 महान कवियों ने हिंदी साहित्य में एंट्री ली, जिन्हें आज छायावाद के 4 स्तंभ माना जाता है। इनकी मेमोरी ट्रिक सबसे पॉपुलर है। और वो ट्रिक क्या है? PPNM, यानी प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों ने जो कविताएं लिखी, उसमें इतने गहरे प्रतीक या सिंबल थे कि खड़ी बोली अचानक से बहुत कोमल और भावना प्रधान बन गई। यानी स्लाइड में जो लिखा है छायावाद इक्वल टू भावनाओं का HD वर्जन, उसका यही मतलब है। जी हाँ, इन्होंने साबित कर दिया कि खड़े बोली सिर्फ ठोस बातें नहीं, बल्कि मन के सबसे डेलिकेट जज्बात को भी बहुत साफ दिखा सकती है, HD वर्जन में दिखा सकती है। और इससे क्या प्रश्न बनेगा परीक्षा में? बहुत सीधा सवाल आता है, साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा किसे कहा जाता है? उत्तर होगा छायावादी युग। यही उसने अपना सर्वोच्च शिखर छुआ था। ये बहुत क्लियर है अब। चलिए भाषा की इस आंतरिक यात्रा के बाद अब उसके नामों की यात्रा देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में हिंदी के विविध नामों के बारे में। ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है विद्यार्थियों के लिए। हाँ, इसीलिए मैं ध्यान से पढ़ती हूँ। बुलेट पॉइंट्स हैं हिंदवी या हिंदुई, जिसका प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। दूसरा रेखता, अरबी फारसी मिश्रित रूप। और तीसरा दक्खनी, दक्षिण भारत की हिंदी। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आज जिसे हम हिंदी कहते हैं उसे पहले हिंदवी या रेखता कहा जाता था? देखिए, भाषाएं जो है ना, वो समय और भूगोल के हिसाब से अपने कपड़े और नाम बदलती रहती हैं। 13वीं सदी में एक बहुत महान कवि और विचारक हुए थे अमीर खुसरो। जी। उन्होंने इस मध्य देश की आम बोलचाल की भाषा के लिए सबसे पहले जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो हिंदवी या हिंदुई था। तो रेखता कहाँ से आया? रिक्ता शब्द का अर्थ है गिरा हुआ या मिश्रित रूप। जब हिंदी के ही ग्रामर पर अरबी और फारसी के खूबसूरत शब्द सजने लगे, जैसे मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब के दौर की जो शायरी है, तो उस मिश्रित और शायराना अंदाज को रेखता कहा गया। अच्छा। और जब यही भाषा सूफी संतों और सेनाओं के साथ चलते चलते दक्षिण भारत पहुंची, गोलकुंडा बीजापुर की तरफ, तो वहां की लोकल भाषाओं के साथ मिलकर इसने जो नया फॉर्म लिया, उसे दक्किनी हिंदी कहा गया। बहुत खूब। तो यहाँ एग्जाम अलर्ट क्या है? यहाँ इतिहास और साहित्य दोनों के पेपर में एक प्रश्न बार बार आता है। हिंदी के प्रचार के लिए खालिक बारी नामक शब्दकोश यानी डिक्शनरी की रचना किसने की थी? उस शब्दकोश का नाम था खालिक बारी और उसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। ये नाम याद रखना है। खालिक बारी, अमीर खुसरो। ठीक है। अब अगला विषय इससे जुड़ा हुआ ही है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे खड़ी बोली की 3 प्रमुख शैलियों के बारे में। जी, ये और ज्यादा क्लियर कर देगा चीजों को। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं हिंदी, जिसमें संस्कृत बहुल नागरी लिपि है, उर्दू जिसमें अरबी फारसी बहुल फारसी लिपि है, और हिंदुस्तानी जो मिश्रित रूप है। आम जिंदगी में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन तीनों में। क्या एग्जाम के पेपर में इनको पहचानने का कोई आसान फॉर्मूला है? बिल्कुल फॉर्मूला है। सुनिए, अगर किसी गद्यांश या पैसेज में आपको थड़ी भरकम तत्सम शब्द मिले, जैसे हृदय, प्रतीक्षा, सौंदर्य, दृष्टि, तो बस समझ लीजिए ये शुद्ध हिंदी शैली है। खबर तो वो उर्दू शैली हो जाएगी। इसकी स्क्रिप्ट लिपि भी फारसी वाली होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसे पढ़कर लगे कि ये तो अपने घरांगन की बात है, बाजारों की बात है, जिसमें ना मुश्किल संस्कृत है ना कठिन फारसी, तो उस आम शैली को हिंदुस्तानी कहते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण। मुंशी प्रेमचंद की भाषा हिंदुस्तानी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यही गांधी जी को भी पसंद थी। और एक बहुत हैरान करने वाला तथ्य बताऊं? बिल्कुल बताइए। परीक्षा में पूछा जाता है कि 13वीं सदी से 18वीं सदी के दौर में हिंदी और उर्दू के बीच क्या मौलिक अंतर था? तो उत्तर यह है कि कोई अंतर नहीं था।
तब इन दोनों को एक ही भाषा माना जाता था। बस लिपियां अलग थी पर बोलचाल एक जैसी थी। वाह, सदियों तक ये एक ही भाषा थी, ये जानकर अच्छा लगा। और यही हिंदुस्तानी भाषा बाद में राष्ट्रभाषा का आधार बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा के कंसेप्ट के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं परिभाषा यानी जन जन के विचार विनिमय का माध्यम, लचीला स्वरूप और वैधानिकता कि ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं भी पूछने वाली थी। काफी लोग लगता है इसमें उलझ जाते हैं कि संविधान और राष्ट्रभाषा का क्या कनेक्शन है। देखिए, प्रतियोगियों को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर पता होना ही चाहिए। जो भाषा हमारे संविधान में सरकारी कामकाज के लिए दर्ज की गई है वो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन राष्ट्रभाषा कोई कानूनी शब्द नहीं है। संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द नहीं लिखा है। राष्ट्रभाषा का निर्माण जनता खुद करती है। जो भाषा पूरे देश को जोड़ती हो, दिलों को जोड़ती हो, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसीलिए इसका स्वरूप लचीला होना जरूरी है, मतलब रिजिड ना हो। हाँ, अगर कोई भाषा कट्टर बन जाए और दूसरी भाषाओं के शब्द आने से रोक दे तो वो कभी पूरे देश की भाषा नहीं बन सकती। और इससे जुड़ा एक विश्लेषणात्मक सवाल आता है। कैसा सवाल? कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? और उत्तर होता है कि राष्ट्रीय एकता और देशव्यापी संवाद के लिए। जब ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ना था तो बंगाल के नेता को महाराष्ट्र या गुजरात की जनता से बात करनी थी, तो एक संपर्क भाषा की जरूरत थी। और उस संवाद को बनाया हिंदुस्तानी ने। बिल्कुल सही। और एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट यहाँ आता है। मैं लगातार 3 स्लाइड्स को देख रही हूँ और ये बहुत हैरानी वाली बात है। इस हिस्से में हम बात करेंगे विदेशी विद्वानों और अहिंदी भाषी सुधारकों के विचारों पर। मेरे सामने उनके विचार हैं। मैं सभी स्लाइड्स के मुख्य बिंदु एक साथ पढ़ती हूँ। ठीक है। विदेशी विद्वानों के विचार। C.T. मेटकाफ 1806, थॉमस रोबक 1807 और जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर है अहिंदी भाषी सुधारकों का समर्थन। राजा राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट। जी। मतलब देखिए, जिन लोगों की खुद की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उन्होंने इसको राष्ट्रभाषा बनाने की सबसे जोरदार वकालत की। यही तो इस हिंदी भाषा का सबसे बड़ा जादू है। आप खुद लिस्ट पर गौर करें। राममोहन रॉय और केशव चंद्र सेन दोनों बंगाली थे। दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी और बाकी अंग्रेज थे। जी हाँ, ग्रियर्सन, मेटकाल्फ और एनी बेसेंट की तो मातृभाषा अंग्रेजी थी। इन सब ने क्यों हिंदी की पैरवी की? क्योंकि इन महान लोगों ने एक हकीकत समझ ली थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी एक धागे में इस जनता को बांधा जा सकता है तो वो हिंदी या हिंदुस्तानी है। वाह। सुनने वाले सभी विद्यार्थी अपने नोट्स खोल लें क्योंकि यहाँ से तयशुदा प्रश्न आते हैं। जी, नोट कीजिए। पहला प्रश्न, किस अंग्रेज भाषा विज्ञानी ने हिंदी को ग्रेट लिंग्वा फ्रैंका यानी आम बोलचाल की महाभाषा कहा था? इसका उत्तर स्लाइड पर जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा है। बिल्कुल, जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा प्रश्न, 1875 में भारतीय एकता कैसे हो नामक ऐतिहासिक लेख किसने लिखा था? केशव चंद्र सेन ने। एकदम सही। और तीसरा प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को क्या नाम दिया था? ओ, आर्य भाषा, राइट? जी हाँ, उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा नाम दिया था। तो विद्यार्थी इन तथ्यों को ना एकदम टिप्स पर रखें क्योंकि परीक्षा में सीधा यही पूछे जाएंगे। ये तो सच में काफी यूजफुल एग्जाम टिप्स हैं। अब इतने सारे संघर्षों, विवादों और महापुरुषों के योगदान को समझने के बाद हम अपनी आज की इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। इस अंतिम स्लाइड में हम बात करेंगे निष्कर्ष की कि कैसे हिंदी राष्ट्रीय एकता की धुरी बनी। जी। बुलेट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। संपर्क सूत्र, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर से दक्षिण तक संवाद स्थापित किया, भावनात्मक एकता, और सारांश, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों ने इसे राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। देखिए, इस पूरे घंटों की पढ़ाई का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक भाषा सिर्फ ग्रामर की किताब नहीं होती, वो लोगों की धड़कन होती है। यहाँ एक बड़ा ही मॉडर्न मेमोरी लॉजिक देता हूँ विद्यार्थियों को। हाँ, बताइए। हिंदी इक्वल टू आज़ादी का इंटरनेट। आज़ादी का इंटरनेट, वाह। खुद सोचिए, जब कोई व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, तब एक जगह का आक्रोश और चिट्ठियां दूसरे इलाकों तक किस नेटवर्क से जाती थीं? हिंदी के जरिए। जी। इसी हिंदी नेटवर्क ने आज़ादी की आग को आम गांव-गांव तक फैलाया था।
और इसीलिए हमारा आखिरी एग्जाम अलर्ट गांधी जी से जुड़ा है। कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने हिंदी को क्या कहा था। और इसका उत्तर है जनमानस की भाषा। हाँ, जनमानस यानी जनता के मन की भाषा कहा था। क्या शानदार विश्लेषण रहा ये पूरा। सच में हमने ब्रजभाषा से शुरू किया, फिर खड़ी बोली का संघर्ष और अंत में उसके राष्ट्रभाषा बनने तक का पूरा सफर देख लिया। अब सेशन खत्म करने से पहले क्यों ना एक क्विक रिवीजन हो जाए। मैं चाहूंगी कि आप एक बार बस तेजी से वो सबसे मुख्य बिंदु बता दें जो एग्जाम हॉल में याद आने चाहिए। जरूर, मैं फटाफट रिवीजन करवाता हूँ, ध्यान दें। जी। पहला, खड़ी बोली हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा कब बनी? 20वीं सदी में। दूसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी कौन थे? लल्लूलाल और सदल मिश्रा। तीसरा, हिंदी नई चाल में ढली, ये कब और किसने कहा? 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चौथा, सरस्वती पत्रिका के सख्त संपादक 1903 में कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पांचवां, साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग कौन सा है? छायावाद। मेमोरी ट्रिक याद रखिए, PPNM। जी। छठा, खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। और सातवां आखिरी बिंदु, हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। शानदार। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अब आज की इस गहन चर्चा को विराम देते हुए मैं एक नया विचार दे के जाना चाहती हूँ। आज हमने इस चर्चा में देखा कि कैसे वक्त के साथ खरी बोली ने पुरानी ब्रज भाषा को पीछे छोड़ दिया और फिर हिंदी और उर्दू मिलकर हिंदुस्तानी बनी। आज हम जिस डिजिटल युग में हैं, जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया है, वहाँ हिंदी और अंग्रेजी आपस में घुल मिलकर हिंग्लिश का रूप ले चुकी हैं और हम खुद दिल्ली से इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले 1 या 200 सालों में इस हिंग्लिश को भी क्या एक भाषा का नया साहित्यिक दर्जा मिल जाएगा, जैसे कभी रेखता या हिंदुस्तानी को मिला था? इस पर सभी ध्यान से विचार कीजिए। ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर बहस भी हो सकती है और रिसर्च भी, क्योंकि भाषा किसी भी जगह ठहरती नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। बिल्कुल ठीक कहा। तो इसी गहरे विचार के साथ इस डीप डाइव में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस मास्टर क्लास से सभी प्रतियोगियों को नए तथ्य सीखने को मिले होंगे और ट्रिक नोट्स परीक्षा वाले दिन बहुत काम आएंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी सुनने वालों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए और सफलता प्राप्त कीजिए। लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। हेलो और आज के इस गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। मैं उत्साह के साथ बताना चाहती हूँ कि आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि जो छात्र SSC, रेलवे या UP एग्जाम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो एक वन शॉट क्लास की स्लाइड डेक का विश्लेषण करना है। हम हिंदी भाषा के इतिहास और उसके संवैधानिक दर्जे तक के सफर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। सही कहा। और जो फॉर्मेट हम अपनाएंगे वो एक टीचर स्टाइल क्लासरूम जैसा होगा। हर स्लाइड का एक व्यापक मतलब डिटेल में विश्लेषण होगा। हम हर चीज के पीछे का क्यों और क्या सरल भाषा में समझेंगे। और हाँ, याद रखने की ट्रिक्स और एग्जाम अलर्ट्स पर हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शीर्षक और परिचय की। यहाँ लिखा है हिंदी भाषा का इतिहास एवं संवैधानिक यात्रा, और इस फिगर में दिखाया गया है ब्रिटिश इंडिया का एक पुराना नक्शा, एक कलम यानी क्विल और एक चरखा। देखिए, ये फिगर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये नक्शा, कलम और चरखा इस बात का प्रतीक है कि हिंदी का जो विकास है वो आज़ादी के संघर्ष से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। चरखा सीधे तौर पर स्वदेशी आंदोलन और गांधी जी के प्रभाव को दर्शाता है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा की शर्तों की। जी। यहाँ बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, सरलता, अमलदारों के लिए सीखना आसान हो। दूसरा, बहुसंख्यक वक्ता, बहुत से लोग बोलते हों। तीसरा, व्यवहार, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवहार योग्य हो। और चौथा, क्षणिक स्थिति नहीं, अस्थायी ना हो। तो इसको समझने के लिए हम एक एक पॉइंट को ट्रिक्स के साथ देखते हैं। पहली शर्त है सरलता। अब इसकी ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है
अफसर हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। हम्म। मतलब जो अमलदार हैं यानी सरकारी अधिकारी, उनके लिए भाषा सीखना आसान होना चाहिए, वरना वो काम कैसे करेंगे। दूसरी शर्त थी बहुसंख्यक वक्ता। इसको याद रखने का लॉजिक है भीड़ की आवाज बराबर राष्ट्र की आवाज। सही है। यानी भाषा वही हो जिसे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग बोलता हो। तीसरा पॉइंट है व्यवहार। हम्म। ट्रिक ये है कि धर्म, पैसा और राजनीति सब हिंदी में। ऑलराइट। गांधी जी चाहते थे कि भाषा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, वो आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार के योग्य भी हो। और चौथी शर्त भी बहुत अहम है। हाँ, चौथी शर्त है स्थायित्व, यानी क्षणिक स्थिति नहीं। इसकी ट्रिक है राष्ट्रभाषा गेस्ट नहीं मालिक है, वो स्थायी नहीं हो सकती। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। क्या? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी शर्तें गांधी जी ने 1917 के भरूच अधिवेशन में दी थी। 1917 भरूच अधिवेशन, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हुए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे दक्षिण भारत में हिंदी इंदौर सम्मेलन से मद्रास तक। जी। इसके बुलेट पॉइंट्स में पढ़ देती हूँ। 1918 का आदान प्रदान प्रस्ताव, 6 युवक उत्तर और 6 दक्षिण जाएंगे। देवदास गांधी प्रथम प्रचारक। 1937 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना। अब परीक्षा के नजरिए से इस टाइमलाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। 1918 के आदान प्रदान प्रस्ताव की ट्रिक सुनिए। 6 लेना और 6 देना बराबर 12, यानी 6 युवक उत्तर गए और 6 दक्षिण गए। ये ट्रिक काफी आसान बनाती है इसको। बिल्कुल। और उसके बाद नाम आता है देवदास गांधी का, जो गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे। इसकी ट्रिक है देव दक्षिण दिशा में गए। वो पहले प्रचारक बनकर दक्षिण भारत गए थे। और फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना। हाँ, 1937 में। जी। इस वर्ष को याद रखने के लिए लॉजिक है 2 और 7 मिलकर होते हैं 9। तो ग्रहों की शांति के लिए दक्षिण जाओ। 1937। और यहाँ परीक्षार्थियों के लिए एक और एग्जाम अलर्ट है। जी बताएं। इस सभा का मुख्यालय चेन्नई में है, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था। ये प्रश्न एसएससी और रेलवे में सीधे पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। अब अगली चर्चा पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कांग्रेस और नेहरू रिपोर्ट के राजनीतिक प्रस्ताव की। बुलेट पॉइंट्स हैं 1925 कानपुर अधिवेशन, 1928 नेहरू रिपोर्ट, राजभाषा हिंदुस्तानी होगी, 1929 सुभाष चंद्र बोस का प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने का विचार। अब देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनकी ट्रिक समझते हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी ट्रिक है कां से कानपुर और कां से कामकाज हिंदी में। कांग्रेस ने तय किया कि उनका काम हिंदी में होगा। और नेहरू रिपोर्ट के लिए क्या लॉजिक होगा? नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। इसकी ट्रिक है नेहरू जी को दोनों पसंद थे, यानी हिंदी और उर्दू दोनों, और इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द चुना। तो इसका असली मतलब क्या है? असली मतलब यह है कि उन्होंने शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू नहीं, बल्कि आम बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा की वकालत की। यही मेरा एग्जाम अलर्ट भी है। नेहरू रिपोर्ट ने हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन में हिंदी देखकर उस पर टिक मत कीजिएगा। ये एक बहुत मूल्यवान जानकारी है। और सुभाष चंद्र बोस का विचार? 1929 में बोस जी ने कहा कि भाषा प्रांतीय द्वेष मिटा सकती है। ट्रिक है बोस यानी बॉस, और बॉस वही होता है जो सबको एक साथ लाए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी भाषियों का समर्थन। यहाँ हम बंगाल और दक्षिण के योगदान की बात करेंगे। जी। बुलेट पॉइंट्स पर ध्यान दें। सी राजागोपालाचारी, केशव चंद्र सेन और तिलक के विचार। देखिए, आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसका समर्थन उन्होंने किया जिनकी खुद की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सी राजागोपालाचारी जी का मानना था कि हिंदी राजभाषा बनेगी। ट्रिक, राजा की बात राजभाषा बनी। और केशव चंद्र सेन के लिए? उनके लिए ट्रिक है केशव यानी कृष्ण, सबको जोड़ने वाले। उन्होंने हिंदी को देश को जोड़ने वाला बंधन माना। और फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। उनके विचार तो बहुत शक्तिशाली थे। बिल्कुल। ट्रिक है मराठा शेर की दहाड़ हिंदी में। और यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट सुन लीजिए सभी। सबसे प्रखर समर्थन बंगाल और महाराष्ट्र के नेताओं ने किया था। एग्जाम में अक्सर लोग उत्तर प्रदेश के नेताओं का नाम टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो सच में धोखा देने वाला सवाल बन सकता है। अब आगे देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे आंदोलन की
नींव रखने वाले धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बारे में। ये महत्वपूर्ण है। और ध्यान दें, इस फिगर में दिखाया गया है एक सुनहरा पेड़, यानी ट्री ऑफ नॉलेज। बुलेट पॉइंट्स हैं: ब्रह्मो समाज 1918, माफ कीजिएगा 1828, राजा राम मोहन रॉय; आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती; सनातन धर्म सभा 1895, पंडित दीन दयाल शर्मा। ये साल और संस्थापक मैच द फॉलोइंग में बहुत आते हैं। चलिए इन्हें याद करते हैं। ये सुनहरा पेड़ इन्हीं संस्थानों की नींव को दर्शाता है। पहली ट्रिक, ब्रह्मा सबसे पहले आए, तो सबसे पहले स्थापना हुई ब्रह्म समाज की 1828 में। फिर आर्य समाज 1875। जी, ट्रिक है आर्य मतलब श्रेष्ठ, यानी 75 साल के श्रेष्ठ बुजुर्ग। 1875 आर्य समाज। और तीसरा है सनातन धर्म सभा 1895। ट्रिक है सनातन यानी दया और शिव की नगरी वाराणसी, दया से दीनदयाल शर्मा और शिव की नगरी वाराणसी। एकदम क्लियर। और मेरा एग्जाम अलर्ट यहाँ ये है कि दयानंद सरस्वती जी खुद गुजराती थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में ही लिखा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं अगले पड़ाव पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी के प्रहारी यानी साहित्यिक संस्थाओं के बारे में। जी, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं: नागरी प्रचारिणी सभा 1893 काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 प्रयाग, गुजरात विद्यापीठ 1920 अहमदाबाद। अगर हम इसको व्यापक नजरिए से देखें तो नागरी प्रचारिणी सभा 1893 सबसे पुरानी और अहम संस्था है। इसके संस्थापकों को याद रखने की ट्रिक सुनिए। 1893 में काशी में 3 देव मिले। ये 3 देव कौन थे? श्याम, राम और शिव। यानी श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्रा और शिव कुमार सिंह। एकदम सही। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 की बात करें तो ट्रिक है 10 दिशाओं में साहित्य फैला, यानी 1910। और गुजरात विद्यापीठ की ट्रिक 1920 यानी असहयोग आंदोलन का समय, तो ट्रिक है 20 असहयोग बराबर गांधी का घर, अहमदाबाद। बहुत खूब। अब आगे चलते हैं गांधी जी के भाषा संबंधी विचारों पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अंग्रेजी बनाम हिंदी पर गांधी जी के विचारों के बारे में। ये टॉपिक काफी सीधा है पर सवाल घूम कर आते हैं। बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अंग्रेजी बराबर गुलामी, हृदय की भाषा बराबर तुलसीदास की भाषा, लिपि विवाद बराबर नागरी सबसे अव्वल। तो इसकी पहली ट्रिक देखिए, अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी भी छोड़ जाओ, यानी अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है। दूसरी ट्रिक, हृदय की भाषा के लिए तुलसी एक पवित्र पौधा है, यानी जो भाषा तुलसीदास की थी वही जनता के हृदय की भाषा है। और लिपि के बारे में उनका क्या मानना था? उन्होंने कहा नागरी सबसे अव्वल है। ट्रिक है नागरी मतलब नगर का राजा, जो सबसे ऊपर हो। और एग्जाम अलर्ट यहाँ सीधे एक कथन से आता है, अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है। ये कोट किसने कहा था? गांधी जी ने। इसको बिल्कुल रट लीजिए। सही कहा। तो इसका असली मतलब क्या है ये आगे देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच के अंतर की। ये सबसे ज्यादा गलतियों वाला हिस्सा है। बुलेट पॉइंट्स पर ध्यान दें। शाब्दिक अर्थ दरबारी भाषा, संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949, प्रकृति निश्चित मानक स्वरूप। देखिए, राजभाषा को याद रखने की ट्रिक है राज करने की भाषा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा। अब संवैधानिक दर्जे की ट्रिक सुनिए। 14 वर्ष का वनवास खत्म और हिंदी का राष्ट्र तिलक, यानी 14 सितंबर 1949 को इसे अपनाया गया। और इसकी प्रकृति निश्चित होती है। हाँ, ट्रिक है कानून सख्त होता है वैसे ही राजभाषा में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उसका व्याकरण और शब्दावली तय होती है, राष्ट्रभाषा की तरह लचीली नहीं होती। और यहाँ आज का सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। जी बिल्कुल, बताएं। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। संविधान में केवल राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। परीक्षा में भावनाओं में बहकर राष्ट्रभाषा टिक मत करिएगा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 14 सितंबर 1949 के निर्णय और संवैधानिक स्थिति की। बुलेट पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप 1, 2, 3। अब इन संवैधानिक तथ्यों को याद रखने की ट्रिक्स देखते हैं। अनुच्छेद 343 ट्रिक है
3 और 4 मिलकर होते हैं 7। 7 मतलब 7, यानी हिंदी सबके साथ चलेगी। बहुत आसान ट्रिक है। और हिंदी दिवस? ट्रिक है 14 का चांद, यानी हिंदी की चमक। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। अंकों के रूप की ट्रिक भी बहुत दिलचस्प है। भाषा हमारी, नंबर सबके। इसका मतलब अंकों का फॉर्मेट अंतर्राष्ट्रीय रहेगा। बिल्कुल, ताकि पूरे देश और दुनिया के साथ आर्थिक कामकाज आसान रहे। और मेरा आखिरी एग्जाम अलर्ट, ध्यान से सुनिए। संविधान सभा में हिंदी के नाम पर जो बहस हुई थी, वो 11 से 14 सितंबर, यानी पूरे 4 दिन तक चली थी। ये कोई तुरंत लिया गया फैसला नहीं था। तो इस गहन विश्लेषण से हमने देखा कि भाषा का ये सफर कितना लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। बिल्कुल। अब मैं सभी परीक्षार्थियों के लिए बस 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर देता हूं। देखिए, हमारी कहानी शुरू हुई 1917 के भरूच अधिवेशन से, जहां गांधी जी ने 5 शर्तें रखीं। जी। फिर 1918 में आदान प्रदान प्रस्ताव आया और 1937 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। हमने देखा कि कैसे राजा गोपालाचारी और तिलक जैसे अहिंदी भाषियों ने समर्थन किया। उसके बाद ब्रह्मो समाज और आर्य समाज जैसी धार्मिक संस्थाओं ने नींव रखी और 1893 की नागरी प्रचारणी सभा ने साहित्यिक विकास किया। और अंत में 4 दिन की बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। परीक्षा में इससे किस तरह के प्रश्न आएंगे? देखिए, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग प्रश्न बन सकते हैं, जैसे संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष से जोड़ना, या सीधे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के प्रथम हिंदी प्रचारक कौन थे, या फिर अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। ट्रिक्स याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन समझा है आपने। अब इस सब के बाद एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर 1949 में संविधान सभा के अंदर भाषा को लेकर इतनी गंभीर बहस हुई थी कि वो 4 दिन तक चली, तो सोचिए अगर आज के समय में भारत में ऐसा कोई भाषा विवाद उठे, तो उसका स्वरूप क्या होगा? आज के सोशल मीडिया के दौर में क्या हम वैसी ही सहमति और शांति से कोई रास्ता निकाल पाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप सबको इस विषय के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। इसके साथ ही हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार और स्वागत है आज के इस नए स्टडी सेशन में। सभी तैयारी करने वालों का स्वागत है। आज का ये गहरा विश्लेषण पूरी तरह से भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी उलझने वाले हिस्से पर केंद्रित होने वाला है। हाँ, वो हिस्सा जिसे हम राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। एकदम सही। अगर हम आज के सत्र के स्रोतों की बात करें तो हमारे पास 10 बेहद शानदार और विस्तार से बनाए गए एग्जाम प्रेप स्लाइड डेक्स मौजूद हैं। और ये स्लाइड्स विशेष रूप से यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए डिजाइन की गई हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन बहुत स्पष्ट है। हम इन 10 स्लाइड्स में छिपे हर एक तथ्य, हर एक एग्जाम अलर्ट और उन सभी छोटे-छोटे डिटेल्स को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य यही है कि राजभाषा से जुड़ा कोई भी प्रश्न परीक्षार्थियों की पहुंच से बाहर ना रहे। लेकिन एक बात जो इन परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि सिर्फ रटने से बात नहीं बनती। रटन विद्या हमेशा काम नहीं आती, सही कहा आपने। हाँ, हमें हर नियम, हर अनुच्छेद और हर ऐतिहासिक फैसले के पीछे का जो क्यों होता है ना, वो समझना होगा। जब ये समझ आ जाता है कि संविधान निर्माताओं ने कोई विशेष नियम क्यों बनाया, तो तथ्य अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। रिटन विद्या के बजाय अगर बैकग्राउंड समझ ली जाए तो एग्जाम के प्रेशर में भी आंसर्स याद आ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस टीचर स्टाइल क्लासरूम एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राजभाषा, मुंशी अयंगर फॉर्मूला की। इसके पॉइंट्स देखते हैं। मैं सबसे पहले स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स को बिल्कुल वैसे ही पढ़ देता हूँ। भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351, मुंशी अयंगार फॉर्मूला, 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग। देखिए, इन पॉइंट्स को एग्जाम के लिए याद रखने का एक बहुत ही सरल और लॉजिकल तरीका है। अगर हम भाग 17 के अंकों पर ध्यान दें,
यानी 1 और 7। 1 और 7। हाँ, तो इन्हें मिलाने पर 8 बनता है और ये 8 सीधे तौर पर 8वीं अनुसूची की ओर इशारा करता है, यानी भाग 17 और 8वीं अनुसूची आपस में जुड़े हुए हैं। 1 + 7 = 8। ये ट्रिक तो बहुत आसान है। ना? अब बात करते हैं मुंशी अयंगर फॉर्मूला की और इसके पीछे के क्यों की। संविधान बनाते वक्त राष्ट्र की भाषा क्या हो, इसको लेकर संविधान सभा में बहुत तीखी बहस चल रही थी। नॉर्थ और साउथ के बीच में। राइट, बिल्कुल। उत्तर भारत के नेता हिंदी चाहते थे, जबकि दक्षिण भारत के नेताओं को इस पर आपत्ति थी। तब के.एम. मुंशी और एन. गोपालास्वामी अयंगर ने एक ऐतिहासिक समझौता तैयार किया। अच्छा। उन्होंने तय किया कि 15 साल तक यानी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग एक ग्रेस पीरियड के रूप में जारी रहेगा, ताकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उन्हें इस बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ये समझौता वास्तव में एक बहुत ही नाजुक संतुलन था और इसी बात को हमारी विजुअल मटेरियल भी बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करती है। इस फिगर में दिखाया गया है पुरानी किताबें, न्याय का तराजू और संविधान की एक किताब, जो इस ऐतिहासिक कानूनी समझौते और उस समय बनाए गए भाषाई संतुलन को बखूबी दर्शाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट छिपा है। यूपीएसआई की परीक्षाओं में अक्सर उम्मीदवारों को फंसाने के लिए एक सवाल आता है। ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला के तहत हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, ना कि राष्ट्रभाषा कहा। एकदम सही, ना कि राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का। भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। परीक्षा में राष्ट्रभाषा वाले विकल्प से पूरी तरह बचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्निंग है सुनने वालों के लिए। अक्सर उम्मीदवार इन दोनों शब्दों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जी, इस स्लाइड में हम बात करेंगे विधायी भाषा, अनुच्छेद 120 एवं 210 की। इसके बुलेट पॉइंट्स इस प्रकार हैं: संसद और विधानमंडल में भाषा के नियम। इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है। देखिए, अनुच्छेद 120 संसद की भाषा से संबंधित है। ठीक है। अब अगर 120 के अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो वो क्या बनेगा? 210 बन जाएगा। सही जवाब। वो 210 बन जाता है, जो राज्यों के विधानमंडल की भाषा का अनुच्छेद है। यानी केंद्र से राज्य तक का सफर सिर्फ अंकों को पलटने से तय हो जाता है। ये तो काफी बढ़िया मेमोरी लॉजिक है। हाँ, और इन दोनों अनुच्छेदों में भी वही 15 साल की लिमिट का प्रावधान रखा गया था कि 15 साल बाद या अंग्रेजी में शब्दों का लोप हो जाएगा। हालांकि बाद में राजभाषा अधिनियम के जरिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया था। ये ट्रिक वाकई एग्जाम में टाइम बचाने वाली है। और दोनों सदनों की इस मजबूत व्यवस्था को विजुअल में भी दर्शाया गया है। इस फिगर में दिखाया गया है संसद के 2 बड़े और मजबूत स्तंभ, जिन पर सुनहरे अक्षरों में 120 और 210 लिखा हुआ है, जो दिखाता है कि विधायी कार्यप्रणाली किन अनुच्छेदों पर टिकी है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर किसी विधायक या संसद को हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही नहीं आती, तो उस स्थिति में क्या होगा? हाँ, यहीं पर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड आता है। अनुच्छेद 120 और 210 में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात नहीं रख सकता, तो सदन का पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, हाँ, वो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। परीक्षा में इस मातृभाषा यानी मदर टंग शब्द को जरूर खोजना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर सही उत्तर होता है। मातृभाषा, ये सच में एक बहुत ही व्यावहारिक नियम बनाया गया है। चलिए अगले अनुच्छेद की गहराई में चलते हैं। चलिए, इस स्लाइड में हम बात करेंगे संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 की। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं: अनुच्छेद 343 ब्रैकेट 1 और 343 ब्रैकेट 2 के प्रावधान और अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग। अनुच्छेद 343 को याद रखने के लिए छोटी सी मेमोरी ट्रिक बताती हूँ। 343 को संघ की भाषा का सीन मान लें, SCENE। 343 यानी सीन। ठीक है। ये अनुच्छेद पूरी तस्वीर साफ करता है। 343 ब्रैकेट 1 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन यहाँ संविधान सभा ने एक बहुत ही दिलचस्प निर्णय लिया। कैसा निर्णय? लिपि तो हमने देसी ले ली यानी देवनागरी, लेकिन जब अंकों की बात आई यानी नंबर्स की, तो भारतीय अंकों के विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय रूप को मान्यता दी गई, जैसे 1 2 3। अच्छा, इसके पीछे का क्यों क्या था? इसका कारण ये था कि वैश्विक स्तर पर
और देश भर के आर्थिक हिसाब किताब में एक रूपता बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी थी। और 343 ब्रैकेट 2 वही हिस्सा है जिसने अंग्रेजी को 15 साल का जीवनदान दिया था। लिपि और अंकों का यह अंतर सच में दिलचस्प है और इस सीन को विजुअल के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। इस फिगर में दिखाया गया है एक खुली हुई किताब जिस पर हिंदी के अक्षर अ और आ और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अंक 1, 2 और 3 हवा में तैर रहे हैं। में देवनागरी अंक जैसे हिंदी वाले 1, 2, 3 उसका विकल्प भी दिया जाता है। कंफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल। उम्मीदवारों को ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंक ही मान्य है, देवनागरी नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन फंसाने वाला सवाल होता है। ये छोटी सी जानकारी बहुत सारे मार्क्स कटने से बचा सकती है एग्जाम में। अब आगे देखते हैं कि इन 15 सालों के ग्रेस पीरियड को मॉनिटर कैसे किया जाना था। जी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राजभाषा आयोग एवं समिति अनुच्छेद 344 की। स्लाइड के बुलेट पॉइंट स्पष्ट हैं। राजभाषा आयोग 5 वर्ष और संसदीय समिति 10 वर्ष के गठन के प्रावधान। अनुच्छेद 344 के भीतर ही इसके समय की ट्रिक छिपी हुई है। ध्यान से सुने। 344 में जो आखिरी अंक 4 है गिनती में, उसके ठीक बाद क्या आता है? 5 आता है। सही। इसका मतलब है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन होगा। और 5 का दुगना क्या होता है? 10, जिसका अर्थ है कि 10 साल बाद एक संसदीय समिति बनेगी। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य बहुत सीधा था। समीक्षा करना। हाँ, ये समीक्षा करना कि हिंदी का प्रयोग कितना बढ़ रहा है और अंग्रेजी के प्रयोग पर क्या निर्बंधन यानी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये पूरी तरह से एक टाइमलाइन और समीक्षा की बात है और इस बारीकी से किए जाने वाले समीक्षा को विजुअल में भी जगह मिली है। इस फिगर में दिखाया गया है एक कैलेंडर पर रखा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास जो समय के साथ भाषा की प्रगति को करीब से देखने और उसकी समीक्षा करने के तंत्र को दर्शाता है। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए यहाँ एक बहुत ही सख्त एग्जाम अलर्ट है। सुनने वालों को याद रखना चाहिए कि राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा नहीं। परीक्षा के विकल्पों में संसद या सुप्रीम कोर्ट भी लिखा होता है फंसाने के लिए, लेकिन सही उत्तर हमेशा राष्ट्रपति ही होगा। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। अब केंद्र से आगे बढ़कर राज्यों के अधिकारों पर नजर डालते हैं। चलिए। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345, 346, 347 की। बुलेट पॉइंट्स इस तरह हैं। राज्यों की भाषाई स्वायत्तता से जुड़े तीनों अनुच्छेद। यहाँ संविधान ने भारत की भाषाई विविधता का पूरा सम्मान किया है। इन तीनों को याद रखने का तरीका काफी लॉजिकल है। बताइए। अनुच्छेद 345 जिसमें 45 है, वो स्वयं के राज्य की भाषा की बात करता है, यानी राज्य अपनी राजभाषा खुद चुन सकते हैं। अनुच्छेद 346 जिसमें 46 है, वो 2 राज्यों के बीच संपर्क की बात करता है। 46 यानी संपर्क। हाँ। और अनुच्छेद 347 जिसमें 47 है, वो राज्य की जनसंख्या के एक समूह के अधिकारों की रक्षा करता है, जहां राष्ट्रपति किसी विशेष भाषा को मान्यता दे सकते हैं। तो 45 स्वयं, 47 संपर्क और 47 समूह। एकदम परफेक्ट। इसका क्यों समझना भी बहुत जरूरी है। राज्यों को ये छूट इसलिए दी गई ताकि किसी भी क्षेत्रीय भाषा को ये महसूस ना हो कि उस पर कोई अन्य भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही है। ये स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी भारत के संघीय ढांचे की मजबूती दिखाती है। संपर्क की इस भाषा को दृश्य में भी उकेरा गया है। इस फिगर में दिखाया गया है भारत का नक्शा, जिस पर राज्यों के बीच नेटवर्क लाइंस बनी हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्राचार और संपर्क की भाषा को दर्शाती हैं। यहाँ परीक्षा के नजरिए से एक करंट फैक्ट जानना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में 9 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली की प्रथम राजभाषा हिंदी है। नए उम्मीदवारों के लिए ये बड़ा अच्छा अपडेट है। अब हम चलते हैं देश की न्याय व्यवस्था की ओर। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे न्यायपालिका की भाषा अनुच्छेद 348 से 349 की। बुलेट पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कानूनी ड्राफ्ट में अंग्रेजी के वर्चस्व वाले प्रावधान। ये हिस्सा कानूनी दृष्टिकोण से बहुत अहम है। अनुच्छेद 348 को याद रखने के लिए 48 को कोर्ट शब्द से जोड़ लें। ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका की भाषा डिफ़ॉल्ट रूप से अंग्रेजी होगी। सिर्फ कोर्ट की या बिल्स की भी?
दोनों की। संसद और राज्य स्तर पर जितने भी असली कानूनी ड्राफ्ट, विधेयक या अधिनियम बनेंगे, उनका प्राधिकृत पाठ यानी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में ही होगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश के कानूनों और अदालती फैसलों में एक समान कानूनी शब्दावली बनी रहे, जिससे जैसे जब जजेस के तबादले होते हैं या सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो कोई भाषाई बाधा ना आए। समझ गया। यूनिफॉर्मिटी के लिए बिल्कुल। वहीं अनुच्छेद 349 ये सुनिश्चित करता है कि भाषा से जुड़े किसी भी नए कानून को पेश करने से पहले राष्ट्रपति का ग्रीन सिग्नल यानी पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। पूरे देश की न्याय व्यवस्था को एक सूत्र में बांधने का ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका था। इसी कानूनी माहौल को विजुअल भी दर्शाता है। इस फिगर में दिखाया गया है न्याय का तराजू और जज का हथौड़ा, जो अदालती कार्यवाहियों की गंभीरता और अंग्रेजी के वर्चस्व का प्रतीक है। और तैयारी करने वालों के लिए यहाँ का एग्जाम अलर्ट बिल्कुल सीधा है। उम्मीदवारों को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक कार्यवाही की डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी ही है, जब तक कि संसद कोई नया कानून न बना दे। परीक्षा में स्थानीय भाषा या हिंदी के विकल्प को टिक नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आते हैं उन अनुच्छेदों पर जो सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। जी, ये आम नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 और 351 की। बुलेट पॉइंट्स पढ़ देता हूं। व्यथा निवारण 350, मातृभाषा 350A, अधिकारी 350B और हिंदी का प्रचार 351। ये निर्देश बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। देखिए, अनुच्छेद 350 आम आदमी की शिकायत की भाषा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी नागरिक को सरकार से कोई शिकायत है तो वो अपनी बात किसी भी भाषा में कह सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं। उसे सिर्फ इसलिए वापस नहीं भेजा जा सकता कि उसका आवेदन यानी एप्लीकेशन राजभाषा में नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब 350A देखते हैं। इसमें ए से मातृभाषा याद रखें, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है। 350B में बी से अधिकारी याद रखें, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। और 351 जिसे हम 51 की शुभ शगुन से याद रख सकते हैं, ये संघ को निर्देश देता है कि वो हिंदी का विकास और प्रसार करे। एक आम नागरिक की भाषा का इतना सम्मान करना वाकई संविधान की सुंदरता है, और इसी विकास को विजुअल में एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से दिखाया गया है। इस फिगर में दिखाया गया है एक चमकता हुआ सुनहरा पेड़ जो किसी भी भाषा की गहरी जड़ों, उसके संरक्षण और निरंतर विकास को दर्शाता है। यहाँ एग्जाम अलर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड छिपा है। अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदी के विकास और उसके शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण किए जाएंगे। तो संस्कृत मेन सोर्स होगा। बिल्कुल। परीक्षा में संस्कृत कीवर्ड पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर विकल्प में प्राकृत या पाली भी दे दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बारीक डिटेल है जो पढ़ते वक्त अक्सर छूट जाती है। अब हम उस सूची की बात करेंगे जो सच में भारत की भाषाएं विविधता का असली चेहरा है। 8वीं अनुसूची। जी हाँ, इस स्लाइड में हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची भाषाई खजाना की। बुलेट पॉइंट्स इस प्रकार हैं: 14 से 22 भाषाओं का सफर, नेपाली और संस्कृत का शामिल होना। 8वीं अनुसूची को भारत का भाषाई खजाना कहना एकदम सटीक है। ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। जब संविधान लागू हुआ था तब इस अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थीं। सिर्फ 14? हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अलग-अलग भाषाई समूहों की मांगें उठी तो 8 और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, जिससे आज यह संख्या 22 यानी 22 हो गई है। इसमें नेपाली भी शामिल है ना? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इसमें नेपाली जैसी एक विदेशी मूल की भाषा और संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा तो शामिल है, लेकिन अंग्रेजी को इस भाषाई खजाने में नो एंट्री मिली है। यानी इंग्लिश 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये सच में एक खजाने जैसा है जिसमें भारत की संस्कृति बसती है। इस फिगर में दिखाया गया है एक भारी भरकम तिजोरी का दरवाजा, जिसके अंदर कई भारतीय भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं।
जो इस अनुसूची के महत्व को दर्शाते हैं। और यहाँ जो एग्जाम अलर्ट है वो सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल पैदा करता है एग्जाम में। कैसा सवाल? उम्मीदवारों को ये कंठस्थ कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी और उत्तर भारत में बहुत बड़े स्तर पर बोली जाने वाली भोजपुरी, ये दोनों ही 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। लोग अक्सर भोजपुरी सोचकर कंफ्यूज होते होंगे। हाँ, विकल्पों में भोजपुरी देखकर बहुत से छात्र गलती कर बैठते हैं और उसे टिक कर देते हैं। इसलिए इस बात को गहराई से समझना जरूरी है। अब ये जानना बहुत ही रोचक होगा कि ये जो 8 नई भाषाएं जुड़ी, ये इस अनुसूची में कैसे और कब जुड़ी। उसके लिए हमें संशोधन देखने होंगे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान संशोधन 21वां, 71वां और 92वां की। आइए बुलेट पॉइंट्स देखते हैं, भाषाओं को जोड़ने वाले सभी संशोधनों के वर्ष और भाषाएं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सबसे जादुई स्लाइड है। जादुई क्यों? क्योंकि संशोधनों और जोड़ी गई भाषाओं को याद रखना हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन ट्रिक्स के साथ ये बहुत आसान हो जाता है। 21वां संशोधन जो 1967 में हुआ, वो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ता है। ठीक है, 21वां सिंधी। फिर 71वां संशोधन 1992 को याद रखने के लिए नमक शब्द का प्रयोग करें। नमक दो गई। और सबसे बड़ी ट्रिक 92वें संशोधन 2003 के लिए है। इसे मैथ्स के नियम बोर्ड मास से याद रखें। बोर्ड मास रूल कैसे? बो, डो, मा, स, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये तो वाकई ट्रिक्स का खजाना है। और इन संशोधनों के आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया को विजुअल में भी बेहद बखूबी दिखाया गया है। इस फिगर में दिखाया गया है 3 सुनहरे गियर्स जो आपस में जुड़े हैं और जिन पर 21, 71 और 92 लिखा है। ये गियर्स इन संशोधनों की मशीनरी का प्रतीक हैं। और एग्जाम अलर्ट के रूप में वो जादुई सूत्र है जो इस पूरी स्लाइड का ब्रह्मास्त्र है। अगर हम थोड़ा गणित का इस्तेमाल करें तो 21 और 71 को जोड़ने पर क्या आता है? 1 और 1 2, 7 और 2 9, 92 आता है। सही, यानी 21 सिंधी प्लस 70 नमक बराबर 92 बोर्ड मास। परीक्षा में अगर पहले 2 संशोधन याद है तो तीसरे संशोधन का नंबर खुद ब खुद निकल आता है। ये मेमोरी लॉजिक सच में टाइम बचाने के लिए अद्भुत है। गणितीय लॉजिक का क्या सही इस्तेमाल किया है। अब हम आज के इस गहरे विश्लेषण की आखिरी स्लाइड पर पहुंच चुके हैं, जो हमें वापस थोड़ा इतिहास में ले जाती है। चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रथम राजभाषा आयोग एवं समिति की। बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। बीजी खैर आयोग 1955, जीबी पंत समिति 1957 और असहमति के पॉइंट्स। अगर उम्मीदवार अनुच्छेद 344 को याद करें, जहां हमने 5 और 10 साल के नियम की बात की थी, तो ये स्लाइड उसी का व्यवहारिक परिणाम है। संविधान लागू होने के 5 साल बाद वाला नियम। बिल्कुल, वोली 1950 में संविधान लागू होने के ठीक 5 साल बाद 1955 में बाल गंगाधर यानी बीजी खैर के अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग बना। इसे 55 में खैर की ट्रिक से याद रखा जा सकता है। और 10 साल वाला? फिर 1957 में जीबी पंत के अध्यक्षता में समिति बनी। इसे 57 में पंत से याद रखें। पंत समिति ने ये सिफारिश की कि हिंदी को प्रधान भाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाया जाए। क्या इस पर सभी सहमत थे? नहीं, स्रोत में दी गई ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार इस आयोग में पूर्ण सहमति नहीं थी। पूर्वी भारत से सुनीति कुमार चैटर्जी और दक्षिण भारत से पी सुब्बरायण ने अपनी असहमति यानी डिसेंट दर्ज कराई थी। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए। ये असहमति उस समय की भाषाई जटिलताओं को बड़ी स्पष्टता से सामने रखती है। इतिहास के इन पन्नों और दस्तावेजों को दृश्य में भी संजोया गया है। इस फिगर में दिखाया गया है एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिस पर मोहर लगी है और उसके साथ एक टाइमलाइन बनी हुई है जो इन आयोग और समिति के गठन के समय को दर्शाती है। और परीक्षा के लिए यहाँ का जो सदाबहार यानी एवरग्रीन एग्जाम अलर्ट है, उसे याद रखना बहुत जरूरी है। बीजी खेर कमीशन का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। यूपी कांस्टेबल और एसआई की परीक्षाओं में अक्सर ये सटीक तारीख पूछी जाती है, तो 7 जून 1955 को बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत खूब। तो तैयारी करने वालों, हमने सभी 10 स्लाइड्स के हर एक पहलू का बहुत ही बारीकी से और गहराई से विश्लेषण कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए हैं। चलिए एग्जाम में जाने से पहले एक शॉर्ट वर्बल रिवीजन करते हैं ताकि सभी ट्रिक्स और तथ्य दिमाग में ताज़ा हो जाएं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर एक क्विक नज़र डालते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है,
सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की भाषा किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 348 और हमारी ट्रिक क्या थी? 48 बराबर कोर्ट यानी न्यायपालिका की डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी। बिल्कुल सही। अगला सवाल, 71वें संविधान संशोधन से जुड़ी गई भाषाओं को याद रखने की अचूक ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है नमक, NMK यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। शानदार। एक और ट्रिकी सवाल पूछता हूं जो अक्सर फंसाता है। क्या संघ के शासकीय कार्यों के लिए देवनागरी अंक आधिकारिक रूप से मान्य है? नहीं, देवनागरी अंक मान्य नहीं है। संविधान के अनुसार भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1 2 3 यही आधिकारिक रूप से मान्य है। ये एक बेहतरीन और सटीक रिवीजन था। मुझे लगता है अब कैंडिडेट्स का कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब आज के इस सत्र को समाप्त करने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जो इन्हीं स्रोत सामग्रियों से उपजता है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करे। देखिए, संविधान निर्माताओं ने मुंशी अय्यंगार फॉर्मूला के तहत अंग्रेजी को केवल 15 साल का ग्रेस पीरियड दिया था। उनका मूल विचार ये था कि धीरे धीरे भारतीय भाषाएं पूरी तरह से प्रशासनिक और न्यायिक कार्यभार संभाल लेंगी। लेकिन आज रियलिटी कुछ और ही है। सही कहा। आज इतने दशकों बाद भी न्यायपालिका के उच्च स्तर और कई महत्वपूर्ण सरकारी ड्राफ्टिंग कार्यों में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई भारतीय भाषाओं में होगी, या फिर अंग्रेजी की यह मौजूदा व्यवस्था अब प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे का एक स्थायी और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है जिसे बदला नहीं जा सकता? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिस पर संविधान पढ़ने वाले हर उम्मीदवार को विचार करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चीजों के पीछे का क्यों समझते रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। इस डीप डाइव मतलब इस विस्तृत अध्ययन में सभी सुनने वाले छात्रों और उम्मीदवारों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सभी का स्वागत है इस वर्चुअल क्लासरूम में। आज के सेशन का मिशन ना एकदम स्पष्ट है। आज हमारे पास 14 स्लाइड्स का एक बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल मौजूद है। बिल्कुल, और इस मटेरियल के इसके जरिए जरिए हम राजभाषा का संवैधानिक विकास और हिंदी का भाषाई वर्गीकरण, इन दोनों अहम विषयों को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सही कहा, ये एक ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से SSC, रेलवे और UP एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि याद रखने की ट्रिक्स और मेमोरी लॉजिक के सहारे कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है। सही बात है। तो सभी छात्र मेंटली तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम सीधे परीक्षा में छपने वाले सवालों को टारगेट करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इतिहास में जो नीतियां बनी, उनके पीछे असल कारण क्या थे। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। इस स्लाइड में हम बात करेंगे संघ की भाषा, एक ऐतिहासिक यात्रा के बारे में। हाँ, यहाँ मुख्य रूप से 3 तथ्य दिए गए हैं। पहला तथ्य, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। दूसरा, अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और तीसरा है 15 वर्ष की शर्त, 1950 से 1965 तक। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि 1965 तक की ही मोहलत क्यों दी गई। शायद संविधान निर्माताओं ने इसको एक बफर पीरियड के रूप में देखा होगा। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वो 15 साल का समय असल में एक ट्रांजिशन पीरियड था, ताकि देश धीरे धीरे इस बदलाव को अपना सके। सही। अब इन तथ्यों को परीक्षा के नजरिए से डिकोड करते हैं। सबसे पहले 14 सितंबर। इसे याद रखने की ट्रिक है 14 का 4, जिसका मतलब है चारों दिशाओं में हिंदी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 343। इसकी ट्रिक बहुत ही रोचक है। 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, यानी बस एक ही भाषा, और वो शून्य के समान सबको जोड़कर रखेगी, हिंदी। क्या बात है, ये लॉजिक तो छात्रों को तुरंत याद हो जाएगा। अब सभी छात्र यहाँ दिए गए एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर विशेष ध्यान दें। इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर थे, जिन्हें 1955 में नियुक्त किया गया था। और दूसरा नाम? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे, जिनकी नियुक्ति 1957 में हुई थी। ये दोनों नाम और वर्ष परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं।
ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इतिहास के अगले पन्ने की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पंत समिति और 1965 का संकट के बारे में। हाँ, इसके तथ्य देख लेते हैं। यहाँ तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, संसदीय राजभाषा समिति 1957, जिसके अध्यक्ष जी.बी. पंत थे। समिति का निष्कर्ष था, हिंदी को अपनाने का जोश ठंडा पड़ गया है। सही। इसलिए सिफारिश दी गई 1965 तक अंग्रेजी प्रधान राजभाषा रहे और हिंदी सहायक, और 1965 के बाद हिंदी प्रधान हो जाए और अंग्रेजी सहायक बन जाए। यहाँ साफ दिख रहा है कि जो 15 साल का बफर पीरियड था ना, वो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल। नहीं है। तो इसको याद कैसे रखें एग्जाम्स के लिए? अब इसे याद रखने की ट्रिक पर आते हैं। पंत शब्द को पकड़ें। पंत का मतलब है प्रधान। पी फॉर पंत और पी फॉर प्रधान, इंग्लिश। यानी पंत समिति ने ही अंग्रेजी को 1965 तक प्रधान बनाए रखने की सिफारिश की थी। बहुत आसान ट्रिक है, पी से पंत, पी से प्रधान। हाँ, यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट बॉक्स है जिसे हर उम्मीदवार को नोट करना चाहिए। 1960 के राष्ट्रपति आदेश का जिक्र। अच्छा, इस आदेश में क्या था? इस आदेश के तहत शिक्षा, विधि और गृह मंत्रालय को हिंदी विकसित करने का सीधा और सख्त निर्देश दिया गया था। इन निर्देशों के बावजूद स्थितियां काफी जटिल होती गईं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में। हाँ, यहाँ पृष्ठभूमि थोड़ी सेंसिटिव है। यहाँ जो पृष्ठभूमि दी गई है वो है दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और डीएमके में हिंदी विरोधी आंदोलन। इसमें धारा 3 का प्रावधान दिया गया है, जो कि बहुत अहम है। धारा 3 कहती है 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अगर हम इस घटना को तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये आंदोलन इतना उग्र क्यों हुआ था। देखिए, इतिहास के इस मोड़ को हमें बहुत ही तटस्थ रूप से समझना होगा। 1965 की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही थी ना, हिंदी भाषी राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत में एक गहरी चिंता जन्म ले रही थी। किस बात की चिंता? ये विरोध किसी भाषा से नफरत का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे मुख्य चिंता प्रशासनिक और रोजगार के अवसरों में संभावित नुकसान की थी। उन्हें डर था कि यदि सारा सरकारी कामकाज केवल हिंदी में होने लगा तो केंद्र सरकार की नौकरियों और प्रशासन में वे पिछड़ जाएंगे। ये तो एक वैलिड प्रैक्टिकल चिंता थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। इसी स्थिति को संभालने के लिए 1973 का राजभाषा अधिनियम लाया गया। अब यहाँ परीक्षा के लिए जो मेमोरी ट्रिक है वो धारा 3 को लेकर है। क्या ट्रिक है इसकी? 1973 के वर्ष पर ध्यान दे, 6 में से 3 घटाएं तो 3 आता है। इसी धारा 3 ने अंग्रेजी को बचाए रखा। वाह! एग्जाम अलर्ट के तौर पर सब लोग याद रखें कि ये अधिनियम 10 मई 1973 को पारित हुआ था और इसमें कुल 9 धाराएं हैं। इस ऐतिहासिक संदर्भ से चीजें काफी स्पष्ट हो जाती हैं। अब आते हैं उस संशोधन पर जिसने इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया। इस स्लाइड में हम बात करेंगे संशोधन अधिनियम 1967, जिसे द लॉक भी कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट था। यहाँ वीटो पावर का जिक्र है। अंग्रेजी तब तक बनी रहेगी जब तक सभी अहिंदी भाषी राज्यों की विधानसभाएं संकल्प पारित न करें। इसके बाद संसद की भूमिका आती है। राज्यों के बाद संसद के दोनों सदनों को भी संकल्प पारित करना होगा, और इसका परिणाम ये हुआ, द्विभाषिक या बायलिंगुअल नीति लागू हो गई। एकदम सही। वैसे इस फिगर में एक ताला दिखाया गया है जो एक पुराने दस्तावेज पर लगा है। ये ताला अंग्रेजी की निरंतरता को लॉक करने का प्रतीक लग रहा है। इस फिगर में दिखाया गया ये ताला ही इस अधिनियम का सार है। इस संशोधन ने अंग्रेजी को हटाने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया कि वो व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया। सही बात है। इसको याद रखने का लॉजिक क्या बनेगा? इसे याद रखने की ट्रिक भी बहुत दिलचस्प है। वर्ष 1967 को देखें। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आता है। भारतीय जनमानस में 13 को कई बार अशुभ या कठिन माना जाता है। हाँ, ये तो है। तो ट्रिक ये है कि 13 मतलब कठिन, यानी अब अंग्रेजी को हटाना बहुत कठिन हो गया था। बहुत आसान लॉजिक है ये। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में ये स्पष्ट है कि ये संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित हुआ था। इसी संशोधन ने पंडित नेहरू के उस मौखिक आश्वासन को एक ठोस कानूनी रूप दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अहिंदी भाषियों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। ये तो हुई कानूनों की बात। अब प्रशासन और शिक्षा की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राजभाषा संकल्प 1967 यानी त्रिभाषा सूत्र के बारे में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? हाँ, ये एक बड़ा प्रयोग था। यहाँ जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस एक दक्षिण भारतीय भाषा,
और अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए प्रादेशिक भाषा प्लस अंग्रेजी प्लस हिंदी। बिल्कुल। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक प्रिज्म से रोशनी गुजर रही है। लाल रोशनी हिंदी, नीली अंग्रेजी और हरी रोशनी प्रादेशिक भाषा को दर्शाती हैं, जो आपस में एक संतुलन बना रही हैं। ये फिगर उस आदर्श भाषाई संतुलन को दिखाता है जिसकी कल्पना 1968 के संकल्प में की गई थी। इस त्रिभाषा सूत्र को याद रखने की ट्रिक बहुत ही सरल है। वो क्या है? 3 भाषाएं, मतलब एक घर की भाषा यानी रीजनल या प्रादेशिक, एक देश की भाषा यानी हिंदी और एक दुनिया की भाषा यानी अंग्रेजी। घर की, देश की और दुनिया की। बढ़िया है। एग्जाम अलर्ट बॉक्स बताता है कि इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी के प्रसार के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति करना था। लेकिन स्लाइड में दी गई वास्तविकता को भी हमें समझना होगा। ये प्रयोग व्यावहारिक रूप से असफल रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्कूलों ने दक्षिण भारत की भाषाओं जैसे तमिल या मलयालम को पढ़ाने में वो गंभीरता नहीं दिखाई जिसकी उम्मीद थी, और वहां संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में अपना लिया गया। ये विडंबना ही है कि नीतियां अक्सर जमीन पर अलग रूप ले लेती हैं। अब हम भारत के नक्शे को भाषा के चश्मे से देखेंगे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राजभाषा नियम 1976 और देश के 3 वर्गीय विभाजन के बारे में। हाँ, इन रीजन से सीधे सवाल आते हैं। देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। क क्षेत्र यानी रीजन ए पूर्णतः हिंदी भाषी, जैसे यूपी, एमपी, बिहार। यहाँ पत्राचार 100% हिंदी में होगा। सही। खा क्षेत्र यानी रीजन द्विभाषी राज्य, जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में होगा। और गा क्षेत्र यानी रीजन सी अहिंदी भाषी, जैसे दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर। यहाँ पत्राचार अंग्रेजी में होगा। वैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि भारत के नक्शे को 3 अलग-अलग रंगों में बांटा गया है, जो इन का, खा और गा क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। ये नक्शा एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत अहम है। चलिए इस विभाजन को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेते हैं। बिल्कुल, बताइए। क क्षेत्र का मतलब है 100%, यानी 100% हिंदी पत्राचार। खा क्षेत्र की ट्रिक है खा से खिचड़ी। खिचड़ी में सब मिला होता है, वैसे ही यहाँ पत्राचार में हिंदी और उन राज्यों की अपनी भाषा मिली-जुली होती है। और गा क्षेत्र? हर उम्मीदवार को याद रखना है। वो अपवाद क्या है? तमिलनाडु पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि मद्रास के अपने नियम हैं। परीक्षा में अक्सर ये सवाल फंसाने के लिए पूछा जाता है कि राजभाषा नियम 1976 भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं। उत्तर होगा तमिलनाडु। अब हम उन संस्थानों की बात करेंगे जो इन नीतियों को जमीन पर उतारती हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थान के बारे में। यहाँ साहित्य और ज्ञान के प्रसार की बात की गई है। ये साल याद रखना थोड़ा ट्रिकी होता है छात्रों के लिए। हाँ, पहला है साहित्य अकेडमी 1954। यह साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा नेशनल बुक ट्रस्ट या एनबीटी 1957। इसका काम कम मूल्य पर उच्च कोटि की पुस्तकें उपलब्ध कराना है। और तीसरा है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 1961, जो विज्ञान के शब्दों का निर्माण करता है। देखिए, यहाँ इतने सारे वर्ष दिए गए हैं, परीक्षा के दबाव में इन्हें याद रखना छात्रों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी मेमोरी ट्रिक्स काम आती हैं। देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी की स्थापना 1957 में हुई। इसे ऐसे याद रखें कि 1857 की क्रांति के ठीक 100 साल बाद भारत में ज्ञान और किताबों की एक नई क्रांति आई, 1957 में एनबीटी के रूप में। वाह, ये तो ठीक 100 साल का गैप है। हाँ, और साहित्य अकेडमी उससे ठीक 3 साल पहले यानी 1954 में बनी थी। ये ट्रिक काफी असरदार है। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रशासन और मीडिया से जुड़ी संस्थाओं के बारे में। इन संस्थाओं का रोल बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग 1975 का जिक्र है। इसके अलावा राजभाषा विधायी आयोग 1975 है, जो कानूनों का हिंदी अनुवाद करता है। सही। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी 1957 और दूरदर्शन 1976 की जानकारी दी गई है। यहाँ राजभाषा विभाग को याद रखने की ट्रिक बहुत मजेदार है। ये विभाग 1975 में बना। 1975 में देश में क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी थी। हाँ, इमरजेंसी का साल था। तो प्रशासन में काफी सख्ती थी।
तो प्रशासन की भाषा यानी राजभाषा का विभाग भी उसी इमरजेंसी वाले साल 1975 में गृह मंत्रालय के अधीन बना। क्या बात है, ऐसे रिलेट करके याद रखना आसान हो जाता है। अब इन दोनों स्लाइड्स के एग्जाम अलर्ट्स पर सभी पूरा ध्यान दें। पहला अलर्ट, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना 1907 में हुई, जो अहिंदी भाषियों के लिए शब्दकोश छापता है। और दूसरा अलर्ट, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अलर्ट, केंद्रीय हिंदी समिति जो 1967 में बनी। याद रखें, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये राजभाषा के संबंध में सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है। परीक्षाओं में क्या इससे सीधे सवाल आते हैं? हाँ, परीक्षाओं में ये सीधा सवाल आता है कि केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो जवाब है प्रधानमंत्री। संस्थाओं का ये पूरा ढांचा समझ में आ गया। अब हम इतिहास के कुछ महान चेहरों और उनके विचारों की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ऐतिहासिक कथन और व्यक्तित्व के बारे में। ये स्टेटमेंट्स काफी प्रोफाउंड है। प्रताप नारायण मिश्रा, इन्होंने नारा दिया हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सी राजागोपालचारी पहले समर्थक थे, बाद में कहा हिंदी लानी है तो प्यार से लाओ, थोपो मत। गांधी जी 1918 में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया था, इंदौर अधिवेशन में। बिल्कुल। वैसे ये देखना काफी दिलचस्प है कि सीराज गोपालाचारी जैसे कद्दावर नेता के विचारों में समय के साथ इतना बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव बहुत ही विश्लेषणात्मक है। सी राजागोपालचारी का कथन प्यार से लाओ, थोपो मत, हमें उस मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझाता है जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद गैर हिंदी भाषी नेताओं की सोच में आया। मतलब शुरुआत में स्थिति अलग थी। हाँ, शुरुआत में वे हिंदी को विदेशी शासन यानी अंग्रेजी के खिलाफ एक एकजुट करने वाली शक्ति मानते थे। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद उन्हें लगा कि इसे एक अनिवार्य नियम यानी थोपा जा रहा है, तो उनका रुख बदल गया। बहुत सही पॉइंट है ये। इसके अलावा एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो जानकारी है वो इतिहास के सेक्शन में बहुत बार पूछी जाती है। कांग्रेस के फैजपुर 1936 और हरिपुरा 1938 अधिवेशन, इन्हीं अधिवेशनों में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः राजेंद्र प्रसाद और जमनालाल बजाज ने की थी। तो इसको सभी को जरूर नोट करना चाहिए। एकदम अनिवार्य रूप से। अब हम उस विशाल भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे जिसे हिंदी का दिल कहा जाता है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र यानी द हिंदी बेल्ट के बारे में। इसका विस्तार काफी बड़ा है। इसका विस्तार पश्चिम में अंबाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक है। इसमें 9 राज्य शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हाँ, साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली। इस फिगर में दिखाया गया है कि भारत का मध्य भाग एक चमकते हुए सुनहरे रंग में है, जो इस विशाल हिंदी बेल्ट की व्यापकता को दर्शाता है। ये चमकता हुआ हिस्सा ही भारत का हिंदी हार्टलैंड है। अब इन 9 राज्यों को एक झटके में याद रखने की ट्रिक देखिए। ट्रिक है कोने कोने में हिंदी, यानी 4 बड़े राज्य और उनके 4 छोटे भाई। वो कैसे? ध्यान दे, उत्तर प्रदेश और उसका छोटा भाई उत्तराखंड, बिहार और उसका भाई झारखंड, मध्य प्रदेश और उसका भाई छत्तीसगढ़, राजस्थान जो सबसे बड़ा है और उसका पड़ोसी हरियाणा। ये 8 राज्य हो गए और एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश। इसके साथ दिल्ली को जोड़ लीजिए। एकदम परफेक्ट ट्रिक। एग्जाम अलर्ट ये है कि भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 43% लोग इसी भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। ये डेमोग्राफिक्स का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब हम इस पूरे अध्याय के सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, भाषा विज्ञान। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी का भाषाई वर्गीकरण के बारे में। ये पार्ट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन 1889, इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहला वर्गीकरण किया। सुनीति कुमार चैटर्जी 1926, इन्होंने पहाड़ी भाषाओं को हिंदी से अलग माना। धीरेन्द्र वर्मा 1933, इन्होंने पहाड़ी भाषाओं को वापस हिंदी में शामिल किया। देखिए, ग्रियर्सन, चैटर्जी और वर्मा, इन तीनों विद्वानों के नाम सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। विशेषकर ग्रियर्सन का नाम कि हिंदी बोलियों का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था। अच्छा, और इनके मतभेद को कैसे समझें? यहाँ ये समझना जरूरी है कि भाषा विज्ञान में
विद्वानों के बीच अक्सर मतभेद होते हैं, जैसे पहाड़ी भाषाओं को हिंदी का हिस्सा माना जाए या नहीं, जो चैटर्जी और वर्मा के विचारों में साफ दिखता है। इसी वर्गीकरण को और गहराई से समझने के लिए अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 5 उपभाषाएं के बारे में। ये 5 उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। सही। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक बहुत ही विशाल और मजबूत पेड़ है। इस पेड़ की 5 अलग-अलग शाखाएं हैं, जिन पर अलग-अलग रंगों के रिबन बंधे हुए हैं, जो इन 5 उपभाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जो पेड़ का चित्र है, ये हिंदी के परिवार को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। हिंदी कोई एक अकेली या स्थिर भाषा नहीं है, बल्कि ये एक विशाल वटवृक्ष है जिसकी ये 5 मुख्य शाखाएं हैं। बिल्कुल। अब सभी उम्मीदवार अपना पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करें, क्योंकि हम सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश। हाँ, यहाँ अपभ्रंश शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अपभ्रंश का सीधा सा मतलब है भाषा का बिगड़ा हुआ या बदला हुआ रूप। जब पुरानी प्राकृत भाषाओं का व्याकरण ढीला पड़ने लगा और आम जनता ने अपने तरीके से शब्दों को बोलना शुरू किया, तो उस बदलते हुए स्वरूप को अपभ्रंश कहा गया। तो वहां से पश्चिमी हिंदी आई। बिल्कुल, इसी शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी आज की पश्चिमी हिंदी निकली है। ये प्रश्न परीक्षाओं में हर साल किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। अपभ्रंश का ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत दिलचस्प है। यानी भाषाएं नदियों की तरह अपना रास्ता और रूप बदलती रहती हैं। अब इस वटवृक्ष की पत्तियों यानी बोलियों को गिनने का समय आ गया है। हाँ, एकदम। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 17 बोलियों का विवरण पार्ट 1 के बारे में। इसमें 2 उपभाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, जिसमें 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बंगारू, बुंदेली और कन्नौजी। और दूसरी उपभाषा? दूसरी है पूर्वी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ अक्सर छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बोली किस वर्ग में आती है। चलिए इसे ट्रिक से हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसकी जरूरत पड़ेगी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों की ट्रिक है कब कब है, KBKBH। के से खड़ी बोली, बी से ब्रज भाषा, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली और एच से हरियाणवी। कब कब है, ये ट्रिक बढ़िया है। और पूर्वी हिंदी की? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों की ट्रिक तो सबसे आसान है, ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। बस इन अक्षरों को याद रखें, परीक्षा में विकल्प देखते ही सही उत्तर टिक हो जाएगा। ये ट्रिक्स तो वाकई कमाल की हैं। अब आखिरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 17 बोलियों का विवरण पार्ट 2 के बारे में। हाँ, इसमें बाकी की 3 उपभाषाएं हैं। इसमें राजस्थानी उपभाषा है, जिसकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी पश्चिमी, जयपुरी या धुंडाड़ी पूर्वी, मेवाती उत्तरी और मालवी दक्षिणी। फिर बिहारी उपभाषा है, जिसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मागधी और मैथिली। और अंत में पहाड़ी उपभाषा, जिसकी 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। चलिए इनकी भी ट्रिक्स देख लेते हैं जल्दी से। राजस्थानी की 4 बोलियों की ट्रिक है मामा जामी। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, जा से जयपुरी, मी या मे से मेवाती। मामा जामी सही है। और बिहारी बोलियों के लिए? बिहारी की 3 बोलियों की ट्रिक है भोजन में मेथी, भोजन से भोजपुरी, मे से मगाही और थी या मेथी से मैथिली। भोजन में मेथी बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ 2 बहुत ही अहम एग्जाम अलर्ट्स हैं जो पूरे सेशन का निचोड़ है। पहला अलर्ट, जो खरी बोली है, जिसे कौरवी भी कहते हैं, वही आज की हमारी मानक हिंदी यानी स्टैंडर्ड हिंदी का आधार है। हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो समाचार सुन रहे हैं, वो इसी खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। और दूसरा अलर्ट क्या है? दूसरा अलर्ट ये है कि इन पूरी 17 बोलियों में से केवल मैथिली ही एकमात्र ऐसी बोली है जिसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। यह सफर बहुत ही शानदार रहा। इसी के साथ हमारी 14 स्लाइड्स की ये ज्ञानवर्धक यात्रा पूरी होती है। हमने 1949 के संविधान सभा के द्वंद्व से लेकर आज की 17 बोलियों तक का सफर तय किया। राजभाषा हिंदी ट्रिक थी 3 + 4 + 3 = 10। 1963 का राजभाषा अधिनियम धारा 3 ने अंग्रेजी को निरंतर बनाए रखा। ट्रिक थी 6 - 3 = 3।
त्रिभाषा सूत्र, घर की, देश की और दुनिया की भाषा का फॉर्मूला, और हिंदी का वर्गीकरण, 5 उपभाषाएं और कुल 17 बोलियां। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सवाल कैसे बनते हैं? परीक्षाओं में छात्रों से सीधे पूछा जाता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। ऐसे में सही उत्तर होना चाहिए पश्चिमी हिंदी। यह प्रश्न आ सकता है कि राजभाषा संसदीय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। बस इन मेमोरी लॉजिक को ध्यान में रखना है, परीक्षा में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आज हमने देखा कि कैसे 17 बोलियों और शौरसेनी अपभ्रंश के सफर से निकलकर खड़ी बोली आज की मानक हिंदी बन गई है। भाषा का ये विकास कभी रुकता नहीं है। इसी पर एक विचार मन में आता है जिसके साथ हम इस सेशन का अंत करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, और वो विचार ये है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस तेज तर्रार दौर में, जहाँ भाषाएं हर दिन हर घंटे बदल रही हैं, क्या अगले 50 सालों में मानक हिंदी का स्वरूप पूरी तरह से कुछ और नहीं हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। जिस तरह शौरासेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली बनी, क्या आज इंटरनेट और टेक्सटिंग की दुनिया से कोई नया ही डिजिटल अपभ्रंश जन्म ले रहा है? ये भाषा विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के लिए गहरा विषय है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये वाकई एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हमें ये याद दिलाता है कि भाषा एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसे किसी एक युग में बांधा नहीं जा सकता। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। सभी उम्मीदवारों और छात्रों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।